हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6 मार्च 2019 की शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो आपका यहाँ पर जो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में आपके इतने शिफ्टों में टोटल आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके 6/3/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6/3/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्याज गणना योजना एक वर्ष में अधिकतम ब्याज देगी। तो यहाँ पर जो आपका सभी ऑप्शन में क्या दिए गए, दर दिए गए हैं, और आपका ब्याज कैसे लग रहा है, या तो एनुअली लगेगा, या फिर यहाँ पर दिया गया है कि छमाही यानी कि आपका 6 मंथली लग रहा है, या फिर मासिक यानी कि मंथली लग रहा है, या फिर तिमाही यानी कि क्वार्टरली लग रहा है आपका ब्याज है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आपका समय यानी कि साइक्लिसिटी जो आपका चलता है, यहाँ पर एक साइकिल चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो जितना आपका कम समय पर वो साइकिल चलेगा उतना आपको जो है क्या होना पड़ेगा, एक साल में उतना ज़्यादा आपको ब्याज कुल मिलाकर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते कि आपका रेट 24% है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर मान लेते कि रेट जो है क्या है, 24% है। रेट क्या है, 24% है। तो जब एक साल का, जब इसे ब्याज पर पैसा लगाया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक साल में इसे जो है कितना ब्याज मिलेगा, तो कुल मिलाकर जब इसे वार्षिक रूप से इसे ब्याज पर लगाया जाएगा तो कुल मिलाकर इसे 24% ही ब्याज मिलेगा। लेकिन जब आपसे बोल दिया जाए कि इसे वार्षिक रूप से ब्याज ना लगाकर इसे छमाही लगाया जाएगा, यानी कि 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा, यानी कि पूरे एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा, यानी कि पहला जो है 6 मंथ पर भी ब्याज लगेगा, फिर उसके अगले मंथ पर क्या होगा, अगले जो है ये 6 महीने के ब्याज जो लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, अगले 6 महीने में ब्याज लगेगा। यानी कि अगर रेट आपका सालाना यानी कि एक साल का 24% है, तो आधा साल में यानी कि 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अगर एक साल में 24% ब्याज लगता है कुल मिलाकर, तो आधा साल में यानी कि 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 12% ब्याज लगेगा। लेकिन अब अगले महीने में भी क्या लगेगा, 12% ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ पर पहले जो है 6 महीने में ब्याज पर जो पैसा लगा है उस पर भी अब क्या लगेगा, दूसरे 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो इन दोनों परसेंट को 1% में चेंज करने के लिए आपको एक फार्मूला मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A+B + A/B/100 होता है। ए आपका क्या हो गया, पहला परसेंट, बी आपका क्या हो गया, दूसरा परसेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे ए और बी का, तो 12 + 12 + 12 × 12/100 आपका हो जाएगा। जब इसे सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 12 24, 12 का 144, 100 से भाग देंगे तो 1.44, यानी कि 24 + 1.44 तो आपका कितना हो जाएगा, 25.44 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर वार्षिक रूप से यानी कि एनुअली लगाया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक साल में 24% ब्याज लगता है। लेकिन जब उसे छमाही पर यानी कि 6 मंथली जो है ब्याज लगाया जाता है, तब उसका ब्याज बदलकर सालाना जो है कितना ब्याज लगने लगता है, 25.44% ब्याज लगता है। यानी कि अगर आपका ब्याज मंथली से घटकर छमाही हो गया तो आपका जो सालाना ब्याज लग रहा है उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रेट अगर स्थिर हो और आपका समय अगर जो साइक्लिसिटी चल रही है अगर उसमें जो है कमी की जाए, यानी कि सालाना की जगह 6 मंथली कर दी जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो आपका
सालाना दर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि उस पर जो ब्याज मिलेगी उस पर क्या मिलेगी, ज़्यादा ब्याज मिलेगी। यानी कि जितने कम समय में वह साइक्लिसिटी चलेगी वो क्या होगी, उतना ज़्यादा ब्याज आपको मिलेगी। तो सबसे कम साइक्लिसिटी कौन सा ऑप्शन में चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर तो वार्षिक आपका ब्याज चल रहा है, यहाँ पर आपका छमाही ब्याज चल रहा है, यहाँ पर मासिक ब्याज आपका चल रहा है, यहाँ पर तिमाही ब्याज चल रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम समय में ब्याज को जो है कब दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है सबसे कम जो है ब्याज जो है सबसे कम समय में क्या दोहराया जा रहा है, मंथली। यहाँ पर जो है हर एक महीने पे भी ब्याज पे ब्याज लग रहा है। यानी कि जो सबसे ब्याज जो है सबसे ज़्यादा अधिक किस में मिलेगा, जब आपका मासिक पर जो है क्या लगाया जाएगा, उस रकम को मासिक के आधार पर ब्याज पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका साइक्लिसिटी यानी कि आपका जो ब्याज दर है, ब्याज दर जो आपका लग रहा है उसमें समय की कमी करती जाएगी तो आपका जो दर होगा वो क्या होगा, सालाना बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 2000 है। और ABCDE जो है क्या है, यहाँ पर अलग अलग गांव के यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर छात्र की संख्या दी गई है प्रतिशत में अलग अलग गांव का। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि गांव D से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या बोला गया कि यदि गांव D से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं तो गांव D से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि D से जो है कितने बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, मतलब D के जो है गांव के कितने बच्चे जो है ऐसे हैं जो कि कुल छात्र है। तो डी में जो है डी आपका क्या है, चौथा वाला है। तो डी जो है टोटल कितने परसेंट जो है छात्र है, तो 20%। डी गांव में जो है कुल कितने प्रतिशत बच्चे जो है छात्र है, तो 20% छात्र। यानी कि कुल छात्रों का कितना, 20% छात्र जो है किस गांव से आते हैं, डी वाले गांव से आते हैं। यानी कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुल छात्रों की संख्या निकाल सकती है। तो कुल छात्र जो है कितना है, कुल छात्र तो 2000 है, उसका 20% जो है किस गांव से आते हैं, डी गांव से आते हैं। यानी कि 2000 का 20% कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2000 का 20% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यानी कि 20 × 20 तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कि 2000 का 20% कितना हो गया, 400। यानी कि डी गांव में कुल मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी है, 400 है। उसमें से 70% क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या है, स्कूल जाते हैं। यानी कि 400 का 70% क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, 400 का 70% यानी कि 70% वैल्यू निकाल लेंगे। तो 400 का 70% कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 पे 1 शून्य। यानी कि कुल मिलाकर डी वाले गाँव से 280 छात्र ऐसे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेन पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती है और वे 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका हो जाता है चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर भी आपका क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। तो आप हमेशा दोनों चीज़ याद रखिएगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, और समय बराबर क्या हो जाता है आपका, दूरी बटा चाल। यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेंगे कि पहले वाली जो ट्रेन है यानी कि फर्स्ट ट्रेन है उसकी चाल हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मीटर पर सेकेंड मान लेते। क्या मान लेते कि पहली वाली जो ट्रेन है उसकी चाल क्या है, ए मीटर पर सेकेंड।
और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मीटर पर सेकेंड। यानी कि पहले वाली ट्रेन की गति क्या मानी हम लोगों ने, ए मीटर पर सेकेंड। दूसरी वाली ट्रेन की गति हम लोगों ने क्या मानी, बी मीटर पर सेकेंड मान ली। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहला ट्रेन जो है एक आदमी को, यानी कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 25 सेकेंड में पार कर लेता है। यानी कि यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि पहला वाला जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। यानी कि जो आदमी उस आदमी को पार करेगी उसी डिस्टेंस को तय करना होगा उस ट्रेन के द्वारा जो उस ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, चाल इंटू समय कर सकते हैं। तो चाल आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पर से हम लोग पहली ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल क्या था, ए मीटर पर सेकेंड। और उसे जो है पार करने में, उस व्यक्ति को पार करने में कितना सेकेंड लेती है, तो 25 सेकेंड लेती है। यानी कि कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 25 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 25 ए आ गई। उसी तरीके से दूसरी ट्रेन जो है पार करने में उस आदमी को कितना समय लेती है, उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितना समय लेती है, तो 32 सेकंड समय लेती है। यानी कि दूरी बराबर अभी आपको क्या बताया गया, चाल इंटू समय। यानी कि चाल इसकी कितनी है, बी मीटर पर सेकंड। समय कितना लेता है, 32 सेकंड। यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 32 बी हो जाएगी। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलेगी, पहली ट्रेन की स्पीड भी पता है, उसकी लंबाई भी पता है। दूसरी ट्रेन की भी जो है स्पीड भी पता है, उसकी लंबाई भी पता है। यहाँ पर आपका 32 बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 बी। तो दूसरी ट्रेन की आपकी स्पीड भी पता है और आपकी लंबाई भी पता है। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि उनकी गति का अनुपात यानी कि रेशियो क्या, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर से बोला गया है कि जब वे एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, तब जो है 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। यानी कि जब भी वे एक दूसरे से गुजरेगी तो इन दोनों डिस्टेंसों का योग उनको जो है क्या होगा, करना होगा, तय करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस का योग यानी कि 25 ए प्लस 32 बी, ये आपका क्या हो गया, टोटल दूरी जो उन दोनों को मिल, यानी कि एक दूसरे को पार करने के लिए दूरी चाहिए। और यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों का चाल जो है क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी कि पहला का चाल कितना है, पहली ट्रेन की चाल ए मीटर पर सेकेंड, दूसरी ट्रेन की गति कितनी है, बी मीटर पर सेकेंड। यानी कि दोनों का चाल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों चाल क्या हो जाते हैं, आपस में जुट जाते हैं। तो ऊपर आपका क्या हो गया, दूरी हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, चाल हो गया। तो दूरी बटा चाल बराबर क्या अभी आपको बताया गया, समय होता है। समय यहाँ पर कितना दिया गया, 30 सेकेंड दिया गया। कितना दिया गया, 30 सेकेंड दिया गया। यहाँ पर 32 फिर से छूट गया दो आपका, यहाँ पर आपका 32 भी होगा। तो यहाँ पर कितना समय लेता है, 30 सेकेंड लेता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका ए और बी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 30 भी, यानी कि आपका हो जाएगा 5 ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 भी, यानी कि 2, यहाँ पर 32 में से गया यानी कि 2 भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन किया हूँ, यहाँ पर आप चाहे तो कॉपी पर निकाल के देख सकते हैं। आपका इतना ही आएगा, कितना आएगा, 5a बराबर 2 भी आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करके घर पर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ए बाई बी का वैल्यू आ सकता है। यानी कि ए बाई बी का वैल्यू कितना आ गया, 2/5। यानी कि ए की गति कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड रेशियो के हिसाब से। ये निश्चित वैल्यू नहीं है, क्या है, रेशियो के हिसाब से। यानी कि ए और बी का गति का अनुपात कितना बोल सकते हैं, 2:5 है। कितना, यानी कि पहली ट्रेन की गति कितनी है, 2, और दूसरी ट्रेन की गति कितनी है, 5। यानी कि दोनों के चालों का अनुपात कितना है, 2:5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 9 और 15 का तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती के ये सब फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो तृतीय अनुपाती का मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता देता हूँ कि क्या होता है। तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर, क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या होता है। क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या होती है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है, 15। 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना करेंगे। नीचे क्या करना है, पहली संख्या को निकला है। तो पहली संख्या कितनी है, 9 है, तो नीचे 9 लिख देंगे। कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9,
3 पचे आपका 15 चला गया, यहाँ पर 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 5 पचे आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि 9 और 15 वाले संख्याओं का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपका कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहित और दिनेश एक दूसरे से 64 किलोमीटर दूर है। फिर बोला गया है कि रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। तो वे जो है दोनों एक दूसरे को कितने घंटे में मिलेंगे यदि वे एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो अभी आपको बताया गया है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है डिस्टेंस बाई क्या हो जाता है स्पीड होता है। यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो 64 किलोमीटर है। कितनी है 64 किलोमीटर है। और दोनों जो है क्या हो रहे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे, दोनों जो है एक दूसरे से क्या हो रहे विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो विपरीत दिशा में चल रहे तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा जुट जाएगा। एक की चाल यानी कि रोहित की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दिनेश की चाल कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के चालों का योग यानी कि दोनों के स्पीड का योग कितना हो जाएगा तो 15 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया कुल दूरी, नीचे क्या हो गया कुल चाल हो गया। भाग देंगे तो आपका टोटल समय आ जाएगा कि वे एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। तो 32 से 64 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा। यानी कि वे जब एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेंगे तो 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गांव बी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। पूछा क्या गया कि गांव बी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। टोटल जो है बच्चे कितने हैं 2000 है। टोटल जो है बच्चे कितने हैं 2000 है। और उसमें से कितना प्रतिशत जो है बी और ई में, बी में जो है 25% जो है बच्चे हैं, बी के जो है 25%, यानी कि बी वाले गांव के 25% बच्चे हैं और आपके ई वाले जो है 20% बच्चे हैं। यानी कि टोटल आपका जो है 25% प्लस 20% आपका टोटल जो है बी और ई का जो है मिलाकर जो है कुल कितने प्रतिशत छात्रों यानी कि बच्चे हो गए। तो 25 और 20 आपका कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 45, आपका हो जाएगा 25 और सॉरी ये आपका 20 नहीं है, ई जो आपका क्या है 30 है, ई आपका 30 है, सॉरी यहाँ पर 20 नहीं है, ई जो आपका कितना है 30% है। ई जो है आपका कितना है 30% है। यानी कि टोटल जो है कितने प्रतिशत जो है बच्चे हो गए तो 25% प्लस 30%, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 55%, यानी कि 55% हो जाएगा। यानी कि कुल छात्रों की संख्या में से 55% ऐसे छात्र हैं जो कि बी और ई गांव के छात्र हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है 2000 का 55% निकालना होगा। क्या निकालना होगा 2000 का 55%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 55 दूनी आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, उस पर 1 शून्य और आपका आ जाएगा। यानी कि बी और ई में 1100 टोटल जो है बच्चों की संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको BODMAS थ्योरम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आपका आसान है, कुछ नहीं आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे। भाग क्या करना है यहाँ पर 78 को क्या करना है 0.5 से भाग करना है। इस तरीके से जैसे कि 1.5 है इंटू है 78 है, बटा में से क्या करेंगे जब भाग का साइन है तो नीचे क्या कर सकते हैं नीचे इसे लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं इसे इस तरीके से। तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा चला जाएगा, 5 से काटेंगे 15 कितना बार में चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा। तो 78 3 आपका कितना हो जाएगा 8 24 2 7 21 और 2 आपका कितना हो गया 23 हो गया। यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आया तो 234 आया। कितना आया 234। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर
8। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक समलंब चतुर्भुज यानी कि क्या, एक ट्रेपीजियम की समानांतर भुजाएं यानी कि पैरेलल साइड के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि समानांतर चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम के समानांतर भुजाओं यानी कि पैरेलल साइड के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि उसकी जो है दोनों पैरेलल जो साइड है यानी कि समानांतर भुजाएं उनके बीच की दूरी क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। और फिर बोला गया है कि जिसका क्षेत्रफल यानी कि समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम का एरिया कितना है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और समानांतर भुजाओं की जो लंबाई है कितनी है, 9 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। यानी कि मैं यहाँ पर फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका क्या एक ट्रेपीजियम है, ये आपका क्या हो गया, दोनों आपका ये पैरेलल साइड हो गया यानी कि समानांतर भुजाएं हो गई, क्या हो गया ABCD नाम भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर बोला गया है कि दोनों जो है समानांतर भुजाएं यानी कि पैरेलल साइड है कितनी कितनी सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 36 सेंटीमीटर हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों, ये जो आपका दोनों पैरेलल लाइन है उसके बीच की दूरी क्या होगी, इसकी भुज की दूरी क्या होगी। तो इसका एरिया का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या हो जाता है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या हो जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, यानी कि ये आप बोल सकते हैं हाइट भी, एक तरीके से बोल सकते हैं दोनों पैरेलल लाइन, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं कि हाफ इंटू दोनों जो है समानांतर भुजाओं का योग इंटू क्या हो जाता है ऊंचाई हो जाता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे सारा, तो आपका हाइट यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि दोनों जो है क्या हो जाएगा समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, तो 36 और 9 आपका कितना हो जाता है 45, इंटू क्या करेंगे हमें दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो हाइट यानी कि उसका यस से डिनोट कर देंगे, और टोटल एरिया यानी कि समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम का टोटल एरिया कितना दिया गया, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। हल करेंगे तो आपका एच का वैल्यू आ जाएगा, हल कर लेंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 1 आपका 9 दूनी 18, और बाकी एच बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 दूनी 24/5, पॉइंट में वैल्यू है तो पॉइंट में से चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 25 80 40 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 4.8 सेंटीमीटर आ गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 बोतल ए और बी तनुकृत अम्ल है। क्या बोला गया कि ए और बी जो है 2 बोतल ए और बी है जिनमें तनुकृत अम्ल है। फिर बोला गया कि बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा की दुगनी है। जैसे कि बोतल ए यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर बोला गया कि इसमें जो है पानी की मात्रा यानी कि आपका क्या है एसिड है और क्या है वाटर है, यानी कि ए वाले बोतल में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा की दुगनी है। यानी कि अम्ल अगर 1 यूनिट है तो पानी कितने हैं 2 यूनिट है, यानी कि दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:2। यानी कि ए वाले बोतल में अगर 1 यूनिट अम्ल यानी कि एसिड है तो उसमें पानी कितना है 2 यूनिट है। फिर आगे बोला गया कि बी वाले बोतल में क्या बोला गया कि बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी का 3 गुना, यानी कि बी वाले बोतल में एसिड जो है बी वाले बोतल में एसिड जो है पानी का कितना है 3 गुना, यानी कि पानी अगर 1 यूनिट है तो इसमें बी वाले बोतल में एसिड कितना है 3 यूनिट है। यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया बी में एसिड और वाटर का 3:1 यानी कि 3:1 आ गया है। तो यहाँ पर फिर आगे बोला गया कि बोतल ए और बी में से क्रमशः कितनी मात्रा लीटर में ली जानी चाहिए कि पानी और अम्ल की बराबर मात्रा से युक्त 5 लीटर तनुकृत अम्ल प्राप्त हो। यानी कि बोतल ए और बी में से कितने लीटर जो है पानी की जो है यानी कि कितने लीटर जो है मिश्रण यानी कि मिक्सचर हमें लेना होगा कि हमें कुल मिलाकर जो है 5 लीटर मिश्रण हो, जिसमें से आधा जो है क्या हो अम्ल हो और आधा क्या हो पानी हो। यानी कि ए और बी बोतल में से ऐसा कितने लीटर मिश्रण ले
कि जब उसे तीसरे वाले बोतल में डाला जाए तो उसमें पानी और अम्ल की मात्रा क्या हो, बराबर हो। यानी कि कुल मिलाकर बोला गया कि तीसरे वाले बोतल में 5 लीटर मिश्रण है तो उसमें से आधा एसिड यानी कि 2.5 लीटर एसिड और आधा पानी यानी कि 2.5 लीटर क्या हो, वाटर हो। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, एलिगेशन लगाना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एसिड की मात्रा जो होगी, एसिड की जो मात्रा होगी कुल मिश्रण में से कितनी होगी, 1/3 होगी। ये जो है ए बोतल में एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी, कुल मिश्रण में से 1/3। और बी बोतल में जो है कुल एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। और उसे जो है किस अनुपात में बनाया गया, उसमें जो है तीसरा बोतल जो मिलाया गया उसमें जो है 1 यूनिट एसिड है तो 1 यूनिट वाटर है। यानी कि दो उसमें जो है तीसरा जो बोतल में मिलाया गया उसमें जो है वाटर यानी कि अम्ल और पानी का मिश्रण बराबर है। यानी कि उसमें जो है कुल मिश्रण का कितना भाग जो एसिड है, तो 1 भाग एसिड है। कुल कितने में से, तो 2 में से। कुल कितने में से, तो 1 और 1 2 में से। क्या करेंगे, क्रॉस यहाँ पर जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे यानी कि डिफरेंस हमें निकालना है। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 माइनस क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। तो 3/4 माइनस 1/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4। 3 में से आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इधर से भी जो है क्या करेंगे, क्रॉस यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गुना माइनस करना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या में से हमेशा क्या करना है, छोटी संख्या में से माइनस करना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा। तो रेशियो में वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा, लीटर में ही आएगा। यानी कि यहाँ पर से आप रेशियो को हटा सकते हैं, यहाँ पर रेशियो को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तब यहाँ पर उस लीटर का जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इधर आपका क्या था, ए था, इधर आपका क्या था, बी था। यानी कि ए वाले में से 3 लीटर लिया गया था और बी वाले में से कितना लीटर लिया गया था, 2 लीटर लिया गया था। कितना लीटर, ए वाले में से 3 लीटर लिया गया था और बी वाले में से कितना लीटर लिया गया था, 2 लीटर लिया गया था। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया कि ए और बी से कितने कितने लीटर मिश्रण लिए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर भी जो है क्या हो जाता है, 25% का लाभ कमाता है। यानी कि कोई दुकानदार जो है उसे 25% का यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उस पर 25% का छूट दे दिया, लेकिन छूट देने के बावजूद अब क्या है, 25% का लाभ कमाता है। तो आपसे बोला गया कि यदि वस्तु की लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये आती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा। और जो आपका मार्क्ड प्राइस है वो किसमें, अप्रोक्स में आपका दिया गया है। यानी कि बताना है कि निकटतम 1 रुपये तक कितना है। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, अप्रोक्स में आएगा। किस में आएगा, अप्रोक्स में आएगा। यहाँ पर इसे जो है बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया, यहाँ पर दिया गया सीपी दिया गया यानी कि कोई वस्तु है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 25%, सभी परसेंट को क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 में। पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका है कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे कि 25% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से 100 काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 25% को दोनों क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600 रुपये है और उसे बेचने पर 25% का लाभ होता है। यानी कि उसने जो है बेचा उस वस्तु को कितने में, तो 4 यूनिट का सामान वाले वस्तु को 1 यूनिट के लाभ पर बेच दिया गया। यानी कि 1600 रुपये का सामान है, यानी कि 4 यूनिट का सामान है और उसे 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। यानी कि कितने में बेच दिया गया, 5 यूनिट में बेच दिया गया। तो इतना तक हल करने पर आपका क्या आ जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया ये हमें पता चल जाएगा। फिर इसके आगे हमें क्या निकालना है, यहाँ तक ये आपका क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। लेकिन हमें निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। यानी कि
अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला गया कि यहाँ तक तो एसपी, तो एसपी से हम लोग क्या जाएंगे, मार्क्ड प्राइस जाएंगे। मार्क्ड प्राइस जाने के लिए यहाँ पर बोला गया कि 25% छूट दिया गया, यानी कि मार्क्ड प्राइस उसका कितना था, 4 यूनिट था। कितने यूनिट था, 4 यूनिट था। उस पर क्या किया गया, 1% का छूट दिया गया, यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना था, 4 यूनिट का था। उसमें क्या किया गया, 1 यूनिट का छूट दिया गया, यानी कि उसे जो है कितना में बेच दिया गया, 3 यूनिट में बेच दिया गया था। यानी कि 4 यूनिट की कोई वस्तु थी, उसे बेच कितने में दी गई थी, 3 यूनिट में बेच दी गई थी। तो यहाँ पर टोटल जो आपका क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस आ गया। हल करेंगे तो आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 12 से काटेंगे तो 12, 1 आपका चला गया, 12 आपका 1 पूरा तो आपका कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 हटा देंगे। पहले 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 400 बार में। 300 तो आपका कोई कटेगा नहीं, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 25, 80, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 8000 बटा आपका 3 हो जाएगा। आपको यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि निकटतम आपका वैल्यू है, आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रोक्स में आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करके देख लेते, तो आपका पहले 2 बार में जाएगा, फिर आपका कितना बचा, 2 बचा, तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 266.66 चला जाएगा। तो इसे जो है अप्रोक्स में लिख सकते हैं कि 266 आपके क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, यानी कि 2666.666 आगे जितने तक जाएंगे कहीं ना कहीं जो है 7 वैल्यू आएगा, यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स में 2667, यानी कि 2667 रुपया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोमवार को दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक एक दुकान में हर घंटे आगंतुकों की संख्या जो है क्या हुई, यानी कि पहले घंटे में, यानी कि 1 बजे 7 गो आए, आगंतुकों की संख्या 7 थी, फिर 2 बजे 10 थी, फिर आपके 3 बजे 15, फिर इसी तरीके से आगे जो है 8 बजे तक आगंतुकों की संख्या जो है आती रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आगंतुकों की संख्या का गणितीय माध्य, जब भी आपका प्रश्न में माध्य दिया हुआ रहे, यानी कि आपसे मीन पूछे, तो मीन का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है उनका क्या निकाल ले, एवरेज निकाल ले, यानी कि औसत निकाल ले। एवरेज को ही क्या बोला जाता है, माध्य यानी कि औसत बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जो है यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल आगंतुकों की संख्या को जोड़ेंगे और जो है कितने समय तक आए, यहाँ पर जो है 5 2 7, यानी कि टोटल जो है आगंतुकों की संख्या जो है कितने समय तक आए, तो 7 घंटे तक आए। 1 से लेकर 8 बजे तक कितने समय हो जाएंगे, 7 घंटे होंगे, यानी कि कुल मिलाकर आगंतुकों की आने की संख्या जो है, यानी कि आगंतुकों की मतलब कितने समय तक आगंतुक टोटल जो है उनका जो है संख्या कितना है, 7 घंटा है। और यहाँ पर क्या निकाल लेंगे कि टोटल जो है कितने आगंतुक आए इन टोटल 7 घंटों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 7 17, 17 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 17 और 15 आपका हो जाएगा 32, 32 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 32 2 34 और 20 आपका हो जाएगा 54, 54 अच्छी आपका कितना हो जाएगा 60, 60 4 64, 64 13 आपका कितना हो जाएगा 77, यानी कि टोटल जो है 7 घंटों में आने वाले आगंतुकों की संख्या कितनी है, 77 है। हमें निकालना है माध्य, तो टोटल टाइम से क्या कर देंगे, यहाँ पर विभाजित यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 77 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि उन 7 घंटों में आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है, तो 11 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 6 और 12 प्रत्येक से विभाजित होने वाले सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसे सबसे आसान तरीका है बाय ऑप्शन बनाया करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है, 36 दिख रही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या चाहिए जो 12 और 6 से विभाज्य है। तो जो भी आपका ऑप्शन में नंबर दिया गया है उसमें जो है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का ऑप्शन को चूज करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है, चारों ऑप्शन में से 36 दिख रही है। तो 36 क्या स्क्वायर होता है किसी संख्या का, 36 क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है।
तो यहाँ पर तो हो गया कि 36 तो 6 का स्क्वायर है, लेकिन अब हमें देखना है कि ये संख्या क्या 6 और 12 से विभाज्य हो रही है क्या। तो यहाँ पर चेक करेंगे, 6 से 36 विभाज्य होगी, 6 से जो है 36 पूरी तरीके से विभाज्य होगी, और 12 से भी जो है क्या होगी 36 विभाज्य होगी। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 36 आपका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है दो चीज चेक करना था। जो सबसे छोटी संख्या चारों ऑप्शन में वह क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बिल्कुल 36 जो है 6 का पूर्ण वर्ग है। तो फिर चेक करना होगा कि 6 और 12 से ये संख्या क्या विभाजित हो रही है। तो चेक करने पर हमें पता चला कि ये 6 और 12 से भी विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया क्या गया 383, कितना दिया गया 383 भाग 25 दिया गया। तो क्या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो भाग 25 कर दिए, इंटू आपका क्या है 2.5 है, कितना है 2.5 है, प्लस आपका कितना है 12 है, कितना है प्लस 12 है। हल यहाँ पर कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 25 से 25 आपका चला गया, 383/10 है, पॉइंट में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 38.3 आ जाएगा। नीचे आप गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 383, यानी कि 383/10 आएगा, यानी कि पॉइंट में इसका वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.3 आ जाएगा। 38.3 में क्या कर देंगे 12 को जोड़ देंगे, कितना करेंगे 12 को जोड़ देंगे, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 50.3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आपका आंसर कितना होगा 50.3 होगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि एक मेढक 80 मीटर गहरे कुएं के तल पर था। इसने छलांग लगाकर इसे बाहर आने का प्रयास किया। प्रत्येक कूद में यह 1.15 मीटर की दूरी तय करता था, किंतु 0.75 मीटर नीचे फिसल जाता था। यानी कि जब वह कूद लगाता था तो 1.15 मीटर की दूरी तय करता था, लेकिन उसी समय में वह क्या हो जाता था 0.75 मीटर फिसल भी जाता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कूदने की संख्या कितनी होगी जिसके बाद वह कुएं से बाहर आ जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि उस मेढक के द्वारा, यानी कि उस फ्रॉग के द्वारा कितना कूद लगाया जाए कि वह क्या हो जाए उस कुएं से बाहर आ जाए। यानी कि उस मेढक को कितना कूद लगाना होगा कि उस कुएं से बाहर आ जाए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वह जो है एक कूद में कितना जो है दूरी तय करता है। वह जो है एक कूद में कितना मीटर दूरी तय करता है। वह तो 1.15 मीटर चढ़ता है, लेकिन उसी समय में क्या हो जाता है 0.75 मीटर फिसल भी जाता है। यानी कि कुल मिलाकर एक कूद में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0, 7 4 11, यानी कि 0.40 मीटर क्या हो जाता है चढ़ता है। यानी कि जब मेढक एक कूद लगाता है तो 0.40 मीटर चढ़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.40 को 80 से यानी कि 80 को क्या करेंगे 0.40 से भाग देंगे, यानी कि वो 0.40 से भाग देंगे। 80 को क्या करेंगे 0.40 से भाग देंगे। 0.40 तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हटा देंगे जीरो, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 1 शून्य चला जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 200 बार में आपका चला जाएगा। यानी कि वह जो है 200 कूद लगाएगा तो वह ऊपर पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न में आपको ध्यान देना होता है कि वह जब 198 या जो है 200 कूद में तो ऊपर पहुंच ही जाएगा, लेकिन वह जो है हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि 198 मीटर कि 198 कूद में वह जो है कितने मीटर दूरी तय करता है। एक कूद में जो है कितना दूरी तय करता है 0.4 मीटर, कितना 0.4 मीटर दूरी तय करता है। तो 198 में जो है कितना दूरी तय कर लेगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 3 19 दूनी 38 दूनी 76 और 3 आपका कितना हो गया 79 हो गया। यानी कि अगर वो 198 कूद लगाता है तो 79.2 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि जब अगले कूद लगाएगा
जब वह 199वां कूद लगाएगा, जब वह 199वां कूद लगाएगा तो अगला कूद में जो है कितने मीटर जो है ट्रेवल कर लेगा, उसे जो है 80 मीटर चढ़ना है। चढ़ चुका है 198 कूद के, 198 कूद तक वह कितने मीटर दूरी जो है चढ़ चुका है, 79.2 मीटर जो है ऊपर चढ़ चुका है। यानी कि अभी जो है अब उसे चढ़ना कितना है, 0.8 मीटर चढ़ना है। और उसके द्वारा जो है अगले कूद में जो है चढ़ेगा कितना, तो 1.15 मीटर चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा, 1.15 मीटर चढ़ेगा। यानी कि उसे जो 199वां कूद में 0.8 मीटर चढ़ना है, लेकिन वो जो है चढ़ता कितना है, तो 1.15 मीटर चढ़ता है। यानी कि वो जो है 199वां कूद में ही चढ़ जाएगा। क्या होगा, वह 199 कूद में ही क्या हो जाएगा, कुएं के ऊपर चढ़ जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि 800 को क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 200 देखेंगे और ऑप्शन में टिक करके चले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत आंसर हो जाता है। ये सिर्फ हमें चेक करने के लिए ये होता है कि हमें जो है कितने कूदों की आवश्यकता होगी कि उसके नज़दीक तक पहुँचा जा सके। तो यहाँ पर जो है जब हम लोगों ने 200 कूद लाया तो यहाँ पर 198 पे हम लोगों ने चेक किया कि यहाँ पर जो है कितने कूदों पर जो है उसने कितनी दूरी ट्रैवल की। तो कितनी दूरी, 79.2, उसे चढ़ना था 80 मीटर, यानी कि 0.8 मीटर बचा हुआ था। तो यानी कि अगले ही कूद में क्या हो जाएगी, कुएं के ऊपर हो जाएगी। अगले ही कूद में क्या हो जाएगी, कुएं के ऊपर वो बाहर हो जाएगी। यानी कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 199, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 30% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो कोई भी धनराशि, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी धनराशि खुद में कितना होती है, 100% होती है। कोई भी धनराशि खुद में कितनी होती है, 100% होती है। यानी कि कोई धनराशि पहले कितनी थी, 100% थी, अब कितनी हो गई, 16 गुना हो गई। यानी कि कितनी हो गई, 1600% हो गई। यानी कि पहले अगर मूलधन 100% थी तो अब कुल धनराशि यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना हो गया, 1600%, यानी कि 16 गुना हो गया। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर ब्याज जो है उसे कितना मिला, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। ये आपका क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन किया जाता है। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, टोटल जो है एसआई कितने परसेंट लगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1600% माइनस क्या कर देंगे, 100% करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1500। यानी कि कुल मिलाकर उसे जो है ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत मिला, तो 1500% मिला। कुल मिलाकर उसे ब्याज कितना मिला, 1500% मिला। और प्रत्येक साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है, 30% ब्याज मिलता है। टोटल जो है ब्याज कितना मिला, 1500%। एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 30%। तो जब 1500 को 30 से भाग देंगे यानी कि टोटल परसेंट को एक साल के परसेंट से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा कि उसे जो है कितने वर्ष के लिए जो है ब्याज पर लगाया गया था। तो हल करेंगे यहाँ पर परसेंट आपका चला गया, 0 चला जाएगा, 3 से काटेंगे 150 को तो कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 50 साल आ गया। यानी कि उस धनराशि को 16 गुना होने में कितना समय लगा, 50 साल लगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, तो किस कीमत पर 100 संतरे बेचे जाने चाहिए ताकि 33% का लाभ हो। यानी कि अगर वो 3 रुपये में 7 संतरे खरीदता है तो 100 संतरे कितने रुपये में बेचे कि उसे 33% का लाभ हो। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना होता है, ऊपर क्या लिखेंगे, रुपये यानी कि रुपये को लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, संतरों की संख्या यानी कि संतरे की संख्या कितनी है, 7 है।
यानी कि 3 रुपये में कितने संतरे, 7 संतरे। इसे हमें क्या करना है, 33% के लाभ पर बेचना, यानी कि 100 का सामान 33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 33/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33/100। यानी कि 100 यूनिट का कोई सामान क्या करना है, हमें 33% के लाभ पर बेचना, यानी कि 100% का सामान हमें क्या करना है, 133 में बेचना। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 1 7 9 63, तो आपका कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 बटा नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम लोगों ने ऊपर क्या माना था, ऊपर माना था रुपये माने थे, यहाँ पर जो है नीचे हम लोगों ने क्या माना था, संतरों की संख्या मानी थी। तो जो आपका वैल्यू आएगा, ऊपर क्या आएगा, रुपये की संख्या आएगी, नीचे क्या आएगी, संतरों की संख्या आएगी। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि 100 संतरों को बेचने के लिए जो है उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो 100 संतरों को उसे 57 रुपये में बेचना चाहिए, जिससे कि उसे क्या होगा, 33% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है, 36 है। फिर बोला गया कि यदि दो संख्याएं 63 और 55 को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत यानी कि उसका जो है एवरेज क्या होगा। 50 संख्या है, उनका औसत 36 है, दो संख्याओं को निकाल दिया जाता है यानी कि 48 संख्या को। अब नया औसत क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 50 संख्या औसत 36 है, यानी कि योग कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 50 × 36 करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा योग उन 50 संख्या को। तो 36 × 25 180 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। उनमें से हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं को निकाल देना है। तो एक संख्या कितनी है 63 है और दूसरी संख्या कितनी है 65 है, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा 63 और 65 यानी कि 128 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 1800 में से 128 माइनस कर देंगे। तो आपका माइनस करने पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका कितना हो गया 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर आपका हो गया 16, यानी कि बची हुई 48 संख्याओं का अंकों का योग कितना आ गया 1672 आ गया। हमें क्या चाहिए औसत चाहिए। तो 50 संख्या था, उनमें से दो संख्या को हटा दिया गया, तो बची हुई संख्या कितनी है तो 48 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 48 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 4 से पहले काट लेते तो 4 से आपका जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 64 32, 8 से भी आपका कटेगा तो 8 से काट लेंगे 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 9 72, 6 से हम लोग भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 6 तिया आपका हो जाएगा 18, आपका बचा 2, 6 चौका आपका हो गया 24, आपका 6 बच गया तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 6 तिया 18, 2 बच गया, 6 चौक 24, आपका 5 बच गया। तो आपका कितना हो जाएगा 6 8 48 हो जाएगा, फिर आपका 2 बचा। तो आपका लगभग जो है 34.83 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका 2 आएगा फिर उसके बाद आपका बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि लगभग आपका कितना हो जाएगा एवरेज 2 दशमलव, तब आपको बताना भी है इसलिए आपका एवरेज जो है कितना हो जाएगा लगभग 34.83 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ पहले इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है चलिए इस प्रश्न को देख लेते पूछा क्या गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गांव ए से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है, यानी कि ए और सी में बच्चों का जो है कुल संख्या के बीच का अनुपात कितना है, यानी कि हमें क्या निकालना है ए और सी के बच्चों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर जो हमें संख्या निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें जो है बच्चों की संख्या निकालने की रेशियो में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका परसेंट दिया गया है उसी परसेंट का क्या निकाल लेंगे रेशियो निकाल लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ए में जो है कितने प्रतिशत जो है बच्चे हैं, ए वाले गांव में 15% बच्चे हैं। कुल छात्रों यानी कि कुल बच्चों में से कितना प्रतिशत बच्चे ए गांव से है 15%, और सी में जो है कितना है 10%, सी में कितना है 10%। दोनों का क्या निकाल लेंगे रेशियो निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि ए और सी वाले गांव के बच्चों का रेशियो जो है बच्चों की संख्याओं का रेशियो यानी कि अनुपात कितना आ गया तो 3:2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a बाई बी इज इक्वल टू 7/9, b बाई सी इक्वल टू 3/5। तो आपको बताना है कि a b c का अनुपात क्या होगा। तो हमें यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर b का वैल्यू 9 है और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना होगा, b का वैल्यू सिर्फ बराबर करना होगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर b का 9 है, यहाँ पर 3 है। तो हमें क्या करना होगा, b का वैल्यू बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 9 है तो इसे भी 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, यानी कि इस पूरे रेशियो को जो है क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। तो a कितना है, a तो 7 है, b कितना है, तो b 9 आ गया आपका है। यहाँ पर b 3 तिया 9 आपका हो ही जाएगा। c कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया 15 अब हो जाएगा, यानी कि a b c का अनुपात कितना आ गया, 7:9:15, यानी कि 7:9:15 हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए 12 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकता है और बोला गया है कि बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार, सभी वीडियो में लगभग मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यानी कि कुल कार्य बराबर TW आपका क्या हो गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है बी की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले 60% को यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है, यानी कि ए अगर 5 की कार्य क्षमता है, ए की अगर 5 यूनिट की कार्य क्षमता है, तो बी जो है उससे 3 यूनिट अधिक की कार्य क्षमता, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 3 8 है। कितनी है, 5 3 8 है। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 8 है, आ गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि बी जो है उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो हमें जो है सबसे पहले क्या निकालना होगा कि टोटल जो कार्य जो बी को करना हुआ कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना है, इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी क्या निकालना है, ए का, और ए जो है कितने दिनों में कार्य करेंगे वो भी आपका दिया गया। तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ए का इफिशियंसी 5, कितना समय लेता है, तो 12 दिन। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क जो कि बी को करना है। और टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता जब करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, किसका, बी का निकल जाएगा। ऊपर आपका क्या हो गया, टोटल वर्क, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 8 है, यानी कि नीचे क्या हो गई, बी को जो कार्य करना है ऊपर में 5 × 12 हो गया, जिस कार्य क्षमता यानी कि जिस इफिशियंसी करेगा वो 8 नीचे हो गया है। तो हल करेंगे तो आपका बी का समय आ जाएगा। हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 4 तिया आपका 12 हो गया, आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 बटा 2 पूर्णांक में आपका आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7.1/2 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.1/2 दिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि केप टाउन में टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। फिर बोला गया कि यदि कप्तान के अलावा अन्य 10 खिलाड़ियों का औसत आयु 27.8 वर्ष है तो कप्तान की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि जब कप्तान को मिला लिया जाता है तब उनका औसत आयु जो है कितना होता है, 28 होता है। और जब पूरे खिलाड़ियों में से
कप्तान को निकाल दिया जाता है, यानी कि 10 खिलाड़ी बचे, 10 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना हो जाता है, 27.8 हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कप्तान के साथ यानी कि टोटल 11, 10 प्लेयर जो है कप्तान को हटा देते तो 10 प्लेयर यानी कि कप्तान को मिलाएंगे तो 11 प्लेयर टोटल है। उन 11 प्लेयरों का क्या निकाल लेंगे, आपका कुल आयु का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुल आयु का योग निकालने के लिए 11 इंटू 28 करेंगे तो आपका उन 11 खिलाड़ियों का कुल आयु आ जाएगा। तो 28 इंटू 11 आपका कितना हो जाएगा, 280, और 28 आपका हो जाएगा 308 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 10 इंटू क्या करेंगे, 27.8 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन जो है 10 खिलाड़ियों का, कप्तान को हटाकर उन 10 खिलाड़ियों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 10 इंटू 27.8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 278 आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कप्तान का आयु यानी कि आपके कैप्टन का आयु आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 7 गया 3, यानी कि कप्तान की आयु कितनी है, तो 30 वर्ष की आयु होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है, 15 मीटर और 10 मीटर है। एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि पेंटिंग के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा किनारा बनाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किनारे का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है एक पेंटिंग है, यहाँ पर क्या है, एक पेंटिंग है, कैसा है, रेक्टेंगल है। 15 मीटर जो है क्या है, लंबा 15 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है। फिर बोला गया कि 1-1 सेंटीमीटर का क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, रास्ता है। कितने सेंटीमीटर का, 1-1 सेंटीमीटर का, सभी क्या है, सभी तरफ जो है क्या है, 1-1 सेंटीमीटर का रास्ता बना दिया गया। कितने सेंटीमीटर का, 1-1 सेंटीमीटर का, सभी जगह 1-1 सेंटीमीटर का रास्ता बना दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। क्या पूछा जा रहा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको भी पता होना चाहिए कि एरिया बराबर किसी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है ये जो अब आपको घेर दिया गया बाहर, ये जो आपका घेरा गया उसका क्या निकाल लेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो आपका जो है लंबाई बदलकर, अगर लंबाई पहले 15 सेंटीमीटर थी, लंबाई अगर पहले 15 सेंटीमीटर थी तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गई आपकी, इधर भी बढ़ गई, और 1 सेंटीमीटर लंबाई इधर भी बढ़ गई। यानी कि अगर इतना से इतना दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपके पहले 15 सेंटीमीटर थी तो 1 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ी, 1 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ी, यानी कि कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका लंबाई कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर अब नया लंबाई हो गया। चौड़ाई में भी उसी तरीके से होगी। अगर पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी आपका बढ़ा, 1 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ा, यानी कि ये जो आपका नया चौड़ाई, बाहर का जो चौड़ाई हो जाएगा, अब टोटल कितना हो जाएगा, 10 2 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालकर इस अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 17 इंटू 12 करेंगे, क्या करेंगे, 17 इंटू 12, तो ये आपका क्या हो गया, पूरे बाहर का क्षेत्रफल हो गया। उसमें से क्या करेंगे, इस अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अंतर आपका कितना हो जाएगा, 17 इंटू 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 170 और 34, तो आपका हो जाएगा कितना, 204, माइनस 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 204 में से 150 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यशवंत 40 रुपये में 15 की दर से कैंडी खरीदता है और उन्हें 50 रुपये में 30 कैंडी की दर से बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यानी कि पहले जो है उनका सीपी कितना था, सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था,
40 रुपये में 15 की दर से बेच रहा था। कितने में बेच रहा था? 40 रुपये में 15 की दर से बेच रहा था। तो ऊपर आपका रुपये यानी कि पैसा हो गया, नीचे आपका क्या हो गया? कैंडी की संख्या हो गया। और उसे जो है इतना जो है 40 रुपये 15 की दर से खरीदा था, और उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य ये है कि 50 रुपये वो क्या कर रहा है? 50 रुपये में 30 की दर से बेच रहा है। सीपी क्या है? 40 रुपये में 15 की दर से बेच रहा है। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? 50 रुपये में 30 की दर से बेच रहा है। दोनों का क्या कर देंगे? रेशियो निकाल देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? एक कैंडी का क्या आ जाएगा? एसपी, सीपी और एसपी यानी कि विक्रय, एक कैंडी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा? 0 0 आपका चला गया। 5 6 का आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 5 15 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो है क्रॉस से यहाँ पर जो है हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। इधर आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि एक कैंडी का क्रय मूल्य कितना है? 8 यूनिट है, और एक कैंडी को जो है विक्रय मूल्य कितना? 5 यूनिट है। यानी कि एक कैंडी को 8 यूनिट में खरीदा गया, बेच कितने में दिया गया? 5 यूनिट में बेच दिया गया। यानी कि लॉस यहाँ पर कितने का हो रहा है? 8 का सामान 5 में बेच दिया गया, यानी कि 3 यूनिट का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 8 का सामान 5 में बेचा यानी कि 3 का हानि हो रहा है। हम हमेशा जो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो सीपी कितना है? 8 है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। यहाँ पर आपका कितना हो गया? 25। 25 या 75/2 हो गया। कितना हो गया? 75/2। पॉइंट में हमें वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर उसका हानि हुआ कितना हुआ? 37.5% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि एक घन यानी कि एक क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आयतन क्या है यानी कि वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि एक क्यूब यानी कि एक घन है, उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना दिया गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी भी क्यूब का यानी कि घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। क्या होता है? साइड यानी कि भुजा का क्यूब होता है। और किसी भी क्यूब के एरिया का फॉर्मूला यानी कि उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो दोनों फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर क्या बोला गया? साइड का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब बराबर कितना दिया गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो इधर का क्यूब जब इधर भेजेंगे यानी कि साइड का क्यूब जब इधर क्या करेंगे? अंडर रूट यानी कि क्यूब रूट इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 64 का क्यूब रूट हो जाएगा। यानी कि साइड बराबर आपका कितना आ जाएगा? तो 64 किसका क्यूब रूट होता है? तो 4 का क्यूब रूट होता है। 64 जो है किसका क्यूब रूट होता है? तो 4 का होता है। यानी कि साइड आपका कितना आ गया? तो 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें चाहिए क्या? एरिया चाहिए। तो एरिया बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो साइड कितना आया? 4 आया। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू क्या हो जाएगा? 6। तो 16 छक्का आपका कितना हो गया? 96 आपका कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका एरिया यानी कि उस घन का टोटल क्षेत्रफल यानी कि कुल जो है एरिया कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि टोटल जितना भी नंबर है, टोटल नंबर हमेशा जो है खुद में कितना होता है? 100% होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अंक खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होगा? 100% होगा। उसमें से जो है अधिकतम अंक का जो है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो 60% अंक प्राप्त किया। फिर बोला गया कि यदि उसने उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि फिर जो है उत्तीर्ण होने वाले अधिकतम अंकों का जो है कितना प्रतिशत है। यानी कि अगर उसने 60% लाया अंक, तो जितना उसे जो है पास होने के लिए अंक चाहिए था उसका 50% अधिक उसने अंक लेकर आया है। यानी कि
उसने जो है 50% अधिक, तो 50% को सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि उसे जो है लाना था 2 यूनिट नंबर लाना था, लेकिन लेकर कितने आया, 2 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 3 यूनिट नंबर लेकर आया। यानी कि उसे लाना कितना था, 2 यूनिट नंबर लाना था, लाया कितना, 3 यूनिट नंबर लाया। लाया कितना था, 60%। लाना था यानी कि लाया कितना, 3 यूनिट, यानी कि 60%। लाना कितना है, 2 यूनिट। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि 20% इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यानी कि उसे पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, 40% नंबर चाहिए था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।